नमस्कार। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमारे यहाँ क्लास 11th में चैप्टर है उसके NCERT के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ एक हो सकता है आप लोगों ने अपने अपने कोचिंग्स में अपने अपने स्वयं 100 अध्याय में आप लोगों ने स्वयं से कुछ क्वेश्चंस शायद कर भी लिए हों, फिर भी आइए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिना एक भी मिनट खराब किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बनाया क्यों गया था? पीरियोडिक टेबल को इसलिए बनाया गया था ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर सकें। क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर साथ साथ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स बनाने के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर को सीधा सीधा यहाँ से वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पूछ रखा था, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसने किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया था अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए? तो आपको पता है कि एटॉमिक वेट का किया था। उसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट में उनको अरेंज किया था और पाया था कि एक ठीक इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जब एक एलिमेंट के नीचे दूसरा एलिमेंट आता है तो उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करने लगती हैं। तो रूल दिया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। पॉज करके आप इस आंसर को लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आगे चलना चाहेंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन द मेंडलीफ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने मेंडलीफ का जो एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करके मोज़ले ने कन्वर्ट कर दिया था एटॉमिक नंबर में। यानी कि आज की डेट में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स, जबकि मेंडलीफ बोलता था एटॉमिक वेट। तो यहाँ लिख रखा है द चेंज जो कर रखा है वो एटॉमिक वेट से हमने एटॉमिक नंबर में इसको शिफ्ट कर दिया। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट था और अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। मतलब जो पीरियोडिक टेबल का छठा पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स क्यों है, जस्टिफाई करिए। तो छठे पीरियड में हम भरते क्या क्या हैं पहले आपको देखना पड़ेगा। तो छठे पीरियड में हम लोग क्या क्या भरते हो? छठे पीरियड में हम 6s भरते हैं, 4f भरते हैं, 5p भरते हैं और 6d भरते हैं। आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में आपके 10 आते हैं और p में आते हैं 6। सबको जोड़ लीजिए, सम करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर लोग बनाते हैं कई बार कि अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आने लग जाएं तो पीरियोडिक टेबल के छठे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? बड़ा सुंदर सवाल है ये। अगर किसी ऑर्बिटल में, हमको पता है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाइपोथेटिकल कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि अगर ऑर्बिटल में 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएं तो छठे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? तो आज की डेट में तो छठे पीरियड में 32 एलिमेंट है। 32 एलिमेंट का मतलब 32 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 32 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल आए होंगे ये आए होंगे 16 ऑर्बिटल। आप समझ रहे हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर आप 3 भरने लग जाओ तो 16 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 32 एलिमेंट। अगर 16 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 16 × 3 करोगे 48 आएगा, यानी कि 48 एलिमेंट्स हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल के छठे पीरियड में अगर एक ऑर्बिटल में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा गया है PYQs में, आप देख सकते हैं। 5वें पे आते हैं तो पूछ रखा इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट z बराबर 114। आप जब उसका 1s2 2s2 पे से सीखना शुरू करेंगे तो एट द एंड ये खत्म होगा 7p2 पे। 7p2 का मतलब कार्बन परिवार का हिस्सा है। कार्बन परिवार का हिस्सा है तो 7th पीरियड p ब्लॉक ग्रुप नंबर 14 आएगा 7p2। आप समझ रहे हैं ना, ये रहा बोरॉन, ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा फ्लोरीन। इधर चलता है 2p1, इधर चलता है 2p2, इधर चलता है 2p3। तो 2p2 उसके नीचे कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है 3p2, तो इधर 4p2, इधर 5p2। तो p2 वाले जो हैं वो कार्बन परिवार का हिस्सा हैं, तो हम इस कार्बन परिवार का हिस्सा मानेंगे। आगे चलेंगे तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप। 3rd पीरियड और 17th ग्रुप, तो 17th ग्रुप तो हेलोजेंस का होता है। आप समझ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में इधर ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तो हो गए हमारे S वाले खत्म। उसके बाद जब हम आगे शुरू करते तो यहाँ पर D शुरू हो जाता है। D शुरू हो जाता है तो फिर यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10। आप समझ रहे हैं, अभी D में आते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो 12 तक जाएगा। 11 और 12 D में, चूंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 बनाने पड़ेंगे, तो 10 और 2 12, तो 12 पे जाके खत्म होगा। 12 के बाद अब शुरू हो जाता है कौन? अपना कार्यक्रम चालू हो जाता है यहाँ पर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन।
तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 17th ग्रुप का था तो वो हेलोजेंस का होता है और थर्ड पीरियड का था। तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड, उसके ठीक नीचे यहाँ पर थर्ड पीरियड, तो उसका मतलब क्लोरीन की बात यहाँ पर हो रही है। आगे चलेंगे, देखिए बड़ा इजी था, आप समझ गए होंगे। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड यू हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कले? इन्होंने कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया था, उनके नाम पे जो एलिमेंट का नाम रखा हुआ है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, नीट की परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो है एलिमेंट Lr है, लॉरेंशियम है। अगर आप लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स देखते हैं तो लेंथेनॉइड्स के ठीक नीचे एक्टिनॉइड्स आता है। एक्टिनॉइड्स AC से शुरू होकर Lr पर ख़त्म होता है, उन्हीं के नाम पर दिया गया है। एटॉमिक नंबर 103 याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और सीबोर्ग के नाम पर Sg एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 106 है। दोनों के दोनों आप याद रखें, परीक्षा के मतलब के हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव है, पता चल रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? एक ग्रुप के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच क्यों करती हैं? इसलिए मैच करती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। देखो लिथियम 2 1, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हीलियम जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सोडियम को देखो 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नियॉन जैसा हो जाएगा। इसको देख लीजिए, पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गन जैसा हो जाएगा। तो ये अपने आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो एक ही टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। NaCl आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा यहाँ पर LiCl आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा KCl आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पर आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हो चुका है, 9 पर आते हैं। देखिए रहा, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू? अब ये जबरदस्ती का सवाल बना दिया गया है। इस सवाल में कुछ बहुत अच्छी जान तो है नहीं, है ना। तो अब पूछा कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आपके लिए क्या महत्व रखती हैं, क्या है ये आपके लिए, तो जबरदस्ती इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। एटॉमिक रेडियस होती है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ये तो एटॉमिक रेडियस होगी। ऐसे ही आयन में भी कहा जाएगा, भाई आयन का जो साइज है न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट वाले शेल की डिस्टेंस नाप लीजिए। लेकिन आयनिक रेडियस जब निकालते हैं तो निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आयनिक क्रिस्टल्स लेते हैं और आयनिक क्रिस्टल्स में कैटन और एनन के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है। ये आया। अब आप कहोगे सर ये डी तो आ गया लेकिन रेडियस तो निकली नहीं अभी। यस, इसके लिए आपको सॉलिड स्टेट पे जाना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल्स की पैकिंग देखते हैं, फिर वहाँ से रेडियस रेशो आते हैं, फिर वहाँ से निकल करके आती है रेडियस, आयनिक रेडियस। थोड़ा सा टेढ़ा कार्यक्रम है आयनिक रेडियस निकालने का। तो आयनिक रेडियस निकाली जाती है आयनिक क्रिस्टल से। आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन के बाद इसका आंसर आपको लिखना हो, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। पूछ रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन पीरियड ग्रुप में कैसा होता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ लिया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ लिया और अब सवाल करने यहाँ पर आए हैं, तो आपको मालूम ही छोटी बातें पता ही होंगी। ऊपर से नीचे आते हुए किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ENC से दिखा रहे हैं या जेड स्टार से दिखा रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये कैसा जेड बना रहे हो आप, नॉर्मल जेड ही है, लेकिन क्या है कि जेड और 2 देखने में एक जैसे लग जाते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर इसमें बीच में ऐसे कट लगा दिया। तो आप इसको कोई विशेष सिंबल मत मानिएगा, ये जेड ही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC लिखते हैं या जेड स्टार लिखते हैं या P/E से भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्रेस किया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली में बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में आकर्षण बढ़ता है। जब दो लोगों के बीच में आकर्षण यानी कि प्रेम बढ़ता है तो उनकी निकटताएं आ जाती है, उनके बीच की दूरियों में कमी आती है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते समय एटॉमिक साइज में आती है कमी। सामान्य सी बात थी। आगे चलेंगे। पूछ रखा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और पूछ रहे हैं इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन समान हो। आइसो का मतलब समान, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर समान, आइसोबैरिक मतलब कहीं पर आइसोबैरिक कर्व्स बनाते हैं हम लोग। आइसोबैरिक मतलब जहाँ पर प्रेशर समान हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स समान हो। तो देख लीजिए, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, F नेगेटिव मतलब 9 में जोड़ दीजिए 10 हो गया।
Mg होता है एटॉमिक नंबर 12, उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, 12 - 2 करोगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये 2 थे यहाँ पर, ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो रुबिडियम प्लस और आर्गन, इनको चेक कर लेते हैं, आपके मन में आएगा सर रुबिडियम प्लस और आर्गन भी दिखा देते। आओ दिखाते हैं आपको। तो ये रहा अपना आर्गन और देखो ये रहा रुबिडियम प्लस। रुबिडियम प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो रुबिडियम प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्रिप्टन जैसा होगा, आर्गन जैसा नहीं होगा। तो हम उनको नहीं छांटेंगे, कहीं आपके मन में आए कि इन दोनों को भी छांट लीजिए, उनको नहीं छांटा जाएगा। अगर मैच करता तो वो क्रिप्टन के साथ मैच करता, आर्गन के साथ नहीं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा था इन आयंस को जो है इनमें कॉमन बात क्या है। तो इन सभी आयन में कॉमन बात यह कि इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, N3- है, यानी कि 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 जोड़ दीजिए 10 हो गया। सब लिख दिया मैंने। अब आपसे कहा कि इनको आयनिक रेडियस में अरेंज करिए, आप P/E निकालिए। P/E थ्योरेटिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपन P/E कहते हैं, तो मैंने P/E निकाल लिया। P/E करूंगा तो 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होएगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में आकर्षण उतना ज़्यादा होएगा, साइज़ उतना छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे छोटा साइज़ इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, सबसे बड़ा जाएगा N-3, जो कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रहे ये थ्योरेटिकली है, न्यूमेरिकल मत करने बैठ जाना इससे आप लोग। एक्सप्लेन वाई कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। कैटायन अपने एटम से छोटा और एनायन अपने एटम से बड़ा क्यों होता है। पूरे चैप्टर में ना किसी भी चीज़ का आंसर अगर आपको करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ करना चाहिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, वही ठीक रहता है। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए कितना खूबसूरत तरीका है। कार्बन ये रहा 6, इलेक्ट्रॉन ये रहा 6। अब इसका P/E निकालेंगे, जिसको कि मैं थ्योरेटिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहा हूँ, वो होगा 1। कार्बन से बना कार्बन प्लस, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया 1.5। यानी कि जब कैटायन बना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर साइज हो जाएगा छोटा। लिख दिया हमने यहाँ पर। ENC increases valence electron feels more attraction from increased ENC। ENC मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस गिर जाएगी। अब जब एनायन बनाएंगे तो 6 की जगह यहाँ 7 कर देंगे। P/E की वैल्यू ऑफ कोर्स कम आ जाएगी, अप्रॉक्स मोटा 0.86 आ रहा है। और जब ये कम हो जाएगा तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण अनुभव करेगा, कम अट्रैक्शन अनुभव करेगा, तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर, सब लिख दिया है। ENC डिक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन फ्रॉम ENC एंड हेंस साइज डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पूछ रखा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड ग्राउंड स्टेट इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। ये पूछ रहा है कि जब आप आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं या आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ डेफिनेशन में आप लोगों ने खासतौर पर देखा होगा एक चीज़ लिखी रहती है, आइसोलेटेड गैसियस एटम ग्राउंड स्टेट, ये शब्द जरूर लिखा मिलेगा। अब आइसोलेटेड किस लिए, मान लिया जाए मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनका मैंने टेस्ट लिया था, उनके नंबर आए 50, तो आप कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे। आप कहोगे सर इस वाले के कितने हैं, ये नहीं पता, दोनों के 50 हैं। आप कुछ भी उनके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे कि ये वाला स्टूडेंट ज़्यादा बढ़िया पेपर दिया कि ये वाला स्टूडेंट ज़्यादा बढ़िया पेपर दिया। अगर आपको किसी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखनी तो आपको आइसोलेटेड उनके मार्क्स बताने पड़ेंगे, अलग अलग के मार्क्स बताने पड़ेंगे, तभी पता चल पाएगा। मैं लिथियम और मैग्नीशियम मिला दूं और मिलाने के बाद कहूँ भैया इनकी आयनेशन एनर्जी निकालनी है, बता ही नहीं पाओगे, मिक्स कर रखे हैं आपने। जो भी आयनेशन एनर्जी आएगी क्यूमुलेटिव आएगी, दोनों की एक साथ आएगी। मुझे तो एक एलिमेंट की पता करनी है ना, तो उसके लिए मुझे एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा, आइसोलेटेड। लिख दिया हमने यहाँ पर आइसोलेटेड सो दैट वी कैन डिटरमाइन द आयनेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। गैसियस फॉर्म में क्यों, अगर आपने सॉलिड स्टेट में लिया और एनर्जी दी तो वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। मैं उसे अब एनर्जी दूँ, भाई अब निकाल दे इलेक्ट्रॉन, उसने कहा भाई साहब मैं तो गलूंगा भी, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब गैस को जब एनर्जी दोगे तो अब गैस किसी दूसरी फेज में नहीं जा सकती, अब उसके पास मजबूरी है उसे अपना इलेक्ट्रॉन ही निकालना पड़ेगा। तो बता दिया यहाँ पर इफ एटम इज प्रेजेंट इन इट्स, यहाँ पर लिख रखा है ऑल हीट सप्लाइड टू द एलिमेंट विल बी यूटिलाइज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। अब वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, दैट इज नो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी का पार्ट यूज नहीं होगा। ग्राउंड स्टेट क्यों चाहिए, ग्राउंड स्टेट पे ही
आप एक्चुअल आयनेशन एनर्जी निकाल पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही कूद करके एक्साइटेड स्टेट में जा रखा होगा तो उसको एटम से बाहर निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी और गलत वैल्यू आएगी आयनाइजेशन एनर्जी की। इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होना अनिवार्य है। तो लिख रखा है यहाँ पर, इफ एटम इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट देन इट विल रिमूव its valence electron by taking up less amount। इस गड़बड़ हो गया कुछ। If atom is present in its excited state then it will remove यहाँ से इसको हटा लेते हैं, by taking up less amount of energy and we will get wrong value of ionization energy। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होएगा। आगे चलते हैं। बोल रखा है कि अगर किसी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एटम में और ग्राउंड स्टेट में है, उसकी अगर एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है ये, तो पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी बताओ किलो जूल पर मोल में। आओ देखो क्या चीज़ है ये। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, एटॉमिक में पढ़ते हैं, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के माइनस में होती है अगर उसको वही एनर्जी प्लस में दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल एनर्जी है उतनी ही प्लस में होती है, यही वैल्यू प्लस में है। अब ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1 और हाइड्रोजन एटम मतलब Z बराबर 1, दोनों जगह 1 रख दो। देखो दिख रखा है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम रख दिया है यहाँ पर, तो सॉल्व करके ही आएगा। पर ये आयनेशन एनर्जी आई है एक एटम की और हमको कहा गया हमको बोला गया जूल पर मोल में निकालिए, जूल पर मोल यानी कि 1 मोल के लिए निकालिए। दिस इज फॉर सिंगल एटम। तो फॉर 1 मोल के लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो से, चूंकि एवोगैड्रो के बराबर 1 मोल होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी द आंसर। बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। मैं आपको आगे लेके चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पूछ रखा है सेकंड पीरियड के अंदर जो है ये आयनेशन एनर्जी का ये पैटर्न रहता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़नी चाहिए। तो 2 जगह वहाँ पर एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहूँगा, आप एक बार ज़रा हमारे से देख लीजिए बात क्या हो रही है। पीरियोडिक टेबल में जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में आती है यहाँ पर इंक्रीमेंट, जो कि लेफ्ट से राइट जाते समय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच में आकर्षण बढ़ता है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ने लगती है लेफ्ट से राइट जाते समय। तो बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन की होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, बेरिलियम की ज़्यादा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन है नहीं, नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन की कम। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है बेरिलियम और बोरॉन के बारे में और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। बड़ा इजी, एकदम देखते ही समझ जाएंगे। अब देखो बेरिलियम लिखोगे तो 1s2 आएगा, बोरॉन लिखोगे तो 1s2 2p1 आएगा। मतलब बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2s से निकलेगा और बोरॉन में से निकालोगे तो 2p में से निकलेगा। 2s और 2p में से अगर आप देखोगे तो s इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, जबकि p इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। हम पढ़ते हैं एटॉमिक में न्यूक्लियस के सबसे करीब s, फिर p, फिर d, फिर f होता है। तो चूंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन s से निकल रहा है और s इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, दिस इज व्हाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम इन कंपैरिजन टू बोरॉन। वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर IE1, मतलब फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन because in beryllium electron has to be removed from 2s orbital which is near to the nucleus and feels more attraction than 2p1 electron of boron। अब इधर आ जाइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्या हो गया है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऐसी क्या बात हो गई है कि नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी ज़्यादा आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए पूरे चैप्टर में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे जब आंसर आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस के, तो आप ये बात समझिए कि ज़्यादातर आंसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आते हैं, और जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा करके देखना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो नाइट्रोजन ये रहा 1s2 2s2 2p3, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7, इसका होता है 8, ये होता है 2p4। एकदम बात समझ में आ जाएगी कि ये तो 2p3 है, 2p3 मतलब हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मतलब स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, पार्शियली फिल्ड कम स्टेबल होता है। मतलब नाइट्रोजन पहले स्टेबल था, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल सिचुएशन में जाएगा ही क्यों? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब आपको, तभी नाइट्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। ऑक्सीजन में आ जाइए,
ऑक्सीजन को देखेंगे दिस इज 2p4, बट आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 2p3, यानी कि हाफ वेल्ड पी सबशेल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का निकलना यहाँ पर अब हो जाएगा ईजी। इस वजह से ऑक्सीजन की आयनेशन एनर्जी आ रही है नाइट्रोजन से कम। यहाँ पर जो हमारा ये पीरियड है, इस पीरियड के अंदर सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर ये वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके ठीक नीचे आता है यहाँ पर ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। इनके आयनेशन एनर्जी के पैटर्न याद करने हो तो एक छोड़कर क्रॉस कर दिया करें। यह इसको छोड़िए, यहाँ क्रॉस कर दीजिए, इसको छोड़िए, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, एग्जैक्टली यहाँ पर इसे छोड़िए, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, इसको छोड़िए, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, और अब आपको याद हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में यहाँ से वहाँ पर जाते समय आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन दो जगह पर यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। तो लिथियम लेसर देन बोरॉन, लेसर देन बेरिलियम, लेसर देन कार्बन, लेसर देन ऑक्सीजन, लेसर देन नाइट्रोजन, लेसर देन फ्लोरीन। आराम से याद हो गया। इधर देख लीजिए, सोडियम वैसे तो लेसर देन मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन पहले एल्युमिनियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। जो कारण यहाँ बने थे, जो कारण यहाँ बने थे वही कारण यहाँ है, जो कारण यहाँ बने थे वही कारण यहाँ है। बहुत ज़रूरी बात है ये। तो आप पैटर्न को देखेंगे, जो पैटर्न यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही पैटर्न मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पूछ रखा उन्होंने, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर। मतलब कहने का मतलब ये कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे मज़े से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी। और मैग्नीशियम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मैग्नीशियम में आसान है सोडियम के मुकाबले। देखो कितनी सरल बात है। सोडियम ये रहा 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्या बनाए 28। भाई साहब तो स्टेबल हो गए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त हो गए, नियॉन जैसे हो गए। अब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेंगे जब स्टेबिलिटी आ गई? तो जब स्टेबिलिटी आएगी तो काम ही नहीं करेगा, निकालेगा ही नहीं अपना इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसकी जो IE2 है ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, मैग्नीशियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे बनेगा 281। अभी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त नहीं हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, अब बना ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 28। दिस इज वाई रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम इज ईजी इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो अगर मैं IE2 का अरेंजमेंट करने के लिए कहूँ आपको, IE2 ऑफ सोडियम इट विल बी मोर देन दैट ऑफ IE2 ऑफ मैग्नीशियम। ये यहाँ पर सवाल के अंदर भी बोला गया है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रोक करके पॉज करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर 18 क्वेश्चन में, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट ट्रेंड टू डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। पूछ रहा है कि आयनेशन एनर्जी जो है वो ऊपर से नीचे आते समय डिक्रीज होती है, तो क्यों डिक्रीज होती है, कारण बताइए। तो दो कारण बड़े बड़े से, एक तो ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन विल फील लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड वी कैन remove the electron from the atom very easily. This is why less amount of ionization energy is required to remove the electron on moving down the group. एक और कारण हो सकता है, ये पहला शेल है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने न्यूक्लियस को कवर कर रखा, इसके बाद दूसरा शेल, अब इन्होंने न्यूक्लियस को कवर कर रखा, इसके बाद तीसरा शेल, अब इन्होंने न्यूक्लियस को कवर कर रखा। तो ऊपर से नीचे आते समय शेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस को कवर 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 और स्पिन करते चले जाएंगे। तो ऊपर से नीचे आते समय जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो न्यूक्लियस है उसकी स्क्रीनिंग बढ़ने लगती है, उसको ढकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है। इस वजह से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन महसूस करता है। लिख दिया यहाँ पर, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कारण है डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज, एक कारण तो ये। दूसरा, स्क्रीनिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स लोअर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ऊपर से नीचे आओगे, इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को कवर कर देंगे, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब इधर चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में दो जगह पर वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर से नीचे आते समय आयनाइजेशन एनर्जी कायदे में कम होनी चाहिए, लेकिन ये कम नहीं है आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वैसे बोरॉन है, बॉटम पे आप देखेंगे तो थैलियम है, 801 से शुरू कर रहे हो
589 पे ख़त्म कर रहे हो तो कम ही रहा है, लेकिन इस आप देखोगे तो ऑर्डर्ड नहीं है पूरा। 801 से 577, 577 कम हुआ, 577 से 579 बढ़ गया। एक जगह तो ये है चर्चा की, ये क्या हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ से 558 चलो कम हुआ, यहाँ पर आकर के फिर बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पर 2 किलो जूल का अंतर है सर, लेकिन यहाँ पर 31 किलो जूल का अंतर है, मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ी बात हुई है। तो क्या बात हुई है आइए देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा खोल लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मसला क्या हुआ है। देखो, तो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पर आते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हो आप किसमें, डी सब शेल में। यहाँ पर डी की फिलिंग शुरू हो जाती है और 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में जब हम एंटर करते हैं तो डी के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को स्क्रीन करते ही नहीं, अच्छे से नहीं करते, उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिस वजह से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करता है। और यही वजह है कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, कौन से वाले को, गैलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एल्युमिनियम के मुकाबले। ये तो हुई बात एक। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे आगे इधर इंडियम और थैलियम में, तो जब मैं इंडियम से थैलियम में आया तो अब यहाँ से 14 एलिमेंट गायब हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ भरे हैं। किन के अंदर भरे हैं मैंने, एफ सब शेल में। और एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने के कारण क्या हुआ होगा, यहाँ पर एफ के इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस को बिल्कुल भी अच्छे से स्क्रीन नहीं करते, सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो एफ का ही होता है। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन भयानक हुआ होगा, और अट्रैक्शन भयानक होने की वजह से क्या हुआ होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। आप देखिए ना यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस जगह पर सिर्फ 2 किलो जूल का फर्क है, यहाँ पर 31 किलो जूल का है। क्या आप देख पा रहे हैं इंडियम और थैलियम को, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि इंडियम और थैलियम के केस में ज़्यादा डिफरेंस है, 31 किलो जूल का डिफरेंस है, यहाँ से 2 किलो जूल का डिफरेंस था। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन इतनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है जिसका कोई अंत नहीं, बहुत बार पूछा गया है। और अरेंज करने के लिए आता है, बच्चा अरेंज नहीं कर पाता है। अगर मैं आपसे अरेंज करने के लिए कहूँ कि यार ये रहा यहाँ पर, इनको आयनेशन एनर्जी में अरेंज करो, तो हो नहीं पाता अरेंज। तो उसको अरेंज करने का शानदार तरीका सुनिए। अगर अरेंज करना हो तो अरेंज करने का शानदार तरीका ये है कि आप एक डब्लू बना लें और उस डब्लू को यहाँ पर छोड़ दें। इसका तरीका होता है अरेंज करने का, और अब आप आराम से अरेंज कर जाएं, कोई भी गड़बड़ आपसे नहीं होगी। ये देखो, यहाँ लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा है बैंगन की, फिर है थैला की, बैंगन के नीचे थैला आ रहा है, फिर गाजर आ रहा है, फिर गाजर आ रहा है, फिर आलू आ रहा है, फिर इंडियम आ रहा है। आप समझ रहे हैं क्या बात को? कितना आसान तरीका है इसको अरेंज करने का। डब्लू बनाना है कैसे, ऐसे ऐसे थोड़ा नीचे करके और ऊपर छोड़ना है इसको। हो गया अपना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट वुड हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब कि उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव। जितनी ज़्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, इसका मतलब सामने वाले की इलेक्ट्रॉन लेने की जो आसक्ति है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो इच्छा है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो उसका प्रेम है, वो उतना ही ज़्यादा है। अब होगा क्या, देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की ज़्यादा आती है। काहे? क्योंकि ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, जस्ट पड़ोस में, और यहाँ से यहाँ जाते समय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा आएगी, यानी कि उसकी डेल्टा HEG की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होने वाली है। एक बात और समझें, एक और कारण भी है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद शांति प्राप्त करेगा। अभी ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एक दिया तो 7 हो जाएंगे, एक और दोगे तब जाके ऑक्टेट पूरा होगा अगले भाई का। जबकि फ्लोरीन के लास्ट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देते ही भाई का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी। एक तो उसका ENC और हाई है, दूसरा आफ्टर गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। आप देखेंगे कि Cl के अंदर 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही होती है, और 3p के अंदर साइज होता है बड़ा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आराम से एंटर कर पाता है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्शन उसको नहीं देते हैं। 2p का साइज छोटा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ भी भरे हुए, लेकिन भीड़ होने की वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद पहले से जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज़्यादा रिपल्शन महसूस करता है। तो मेन कारण तो यही है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पर
इसका वैसे एक और एक्चुअल कारण केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा आपको। Cl के पास d ऑर्बिटल होता है टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, पर ये चीज अभी आप यहां नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा। लिख दिया डिस्कस्ड लेटर इन बॉन्डिंग। Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen is positive or negative? ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन में जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके हिसाब से नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, ये बताइए। तो जरा देखते हैं क्या होगी। देखो ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा या किसी भी पीरियोडिक टेबल के न्यूट्रल एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो, इनर्ट गैस को छोड़कर, उनकी तो इच्छा ही नहीं है लेने की, वो तो इनर्ट है। उसके अतिरिक्त पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट जब आप इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो तो आराम से एंटर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। हाँ, उतना अच्छा एंटर तो मेटल्स में नहीं होगा जितना अच्छा नॉन मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स के साइज छोटे होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होते हैं, बड़ी इच्छा होती है उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की, उतनी मेटल्स की तो नहीं होगी। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि आप मेटल्स की भी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज देखते हैं डेल्टा एच इजी, तो वो भी नेगेटिव आती है। नेगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से एंटर हो जाता है। लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन आराम से एंटर हो जाता है, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकते हैं आप, उनकी डेल्टा एच ईजी की वैल्यूज चेक करिएगा, नेगेटिव मिलेंगी आपको। अब एक पहला इलेक्ट्रॉन की तो आराम से डेल्टा एच नेगेटिव ही आएगा। सवाल में सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात पूछिए। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं करेगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन विल, द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस आयन। दिस इज व्हाई यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दिस आयन सो दैट इट कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, खुशी खुशी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कराया जा सके। तो यहां लिख दिया गया है सेकेंड डेल्टा एच इजी विल बी पॉजिटिव, दैट इज वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू एंटर द इलेक्ट्रॉन इन ओ नेगेटिव बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज ऑफ ओ नेगेटिव आयन। आगे चलते हैं, 22 पे आते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एटम अपने अंदर बाकायदा इलेक्ट्रॉन एंटर कराता है। सवाल में पूछा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक आइसोलेटेड एटम होता है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कराता है, अपना एनायन बनाता है और तब एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आइसोलेटेड का कोई सीन नहीं है। सबसे पहली शर्त तो यह कि एटम्स आपस में बंधे हुए होने चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड से, और फिर एटम कोवेलेंट बॉन्ड के, ये रहा H और ये रहा F, आप समझ रहे ना, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, F ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड बन गया है, वैसे तो उनके इलेक्ट्रॉन कायदे में बीच में होने चाहिए, लेकिन चूंकि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इस घटना का नाम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, आइसोलेटेड में, यहां पर एटम्स बॉन्डेड होने चाहिए, ये बात आपको पहले पता हो। आगे चलेंगे, आंसर देखो हर चीज का लिख दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स को अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जरूरी है आपके लिए। अब आते हैं 23 पे। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पाउलिंग स्केल इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। पूछा गया है कि क्या नाइट्रोजन अपने सभी कंपाउंड्स में एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है, तो उत्तर है नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे चल के जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। वहां पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर देखते हैं और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब मेरी कोई भी बात आपको यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि आप लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। तो अभी इधर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 25% एस कैरेक्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 33.33% एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अभी इसका आंसर आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करके और आगे चल सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ये बातें आपके लिए सामान्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। कह रहे हैं कि रेडियस कैसे चेंज होगी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले ले, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो देखो अगर कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेगा, सी नेगेटिव बना है, प्रोटॉन 6 अब भी 6, इलेक्ट्रॉन 6 लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज P/E दिस इज 1, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कम हो गया,
और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम करेगा, अट्रैक्शन कम करेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब एनायन बनने पर तो साइज बड़ा होता है। अब इधर आ जाइए, कैटायन के केस में क्या होगा, ये एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन 6 थे, इलेक्ट्रॉन 6 थे, जेड स्टार हो गया 1। अब इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया तो प्रोटॉन 6 लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। अब p/e करोगे तो 6/5 करोगे तो 12×5 = 60, 1.2 आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 से बढ़कर के 1.2 हो गया। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्स मोर अट्रैक्शन फ्रॉम ENC, साइज छोटा हो जाएगा। यही वजह है कि कैटायन छोटे होते हैं अपने एटम से और एनायन अपने एटम से होते हैं बड़े। 24 के बाद आते हैं 25वें क्वेश्चन पे, पूछा हुआ है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट। 2 आइसोटोप की आयनाइजेशन एनर्जी सेम होगी कि अलग, कितना बढ़िया सवाल है ये। और आयनाइजेशन एनर्जी एक ही चीज पे डिपेंड करेगी कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कैसे हो रहा है। अब देखो, मैंने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आपके सामने लिए, ड्यूटेरियम को 1s2 या D भी लिखते हैं, प्रोटॉन बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, तो जेड स्टार देखेंगे तो p/e वो आएगा 1, और जेड स्टार 1 आने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 आ रहा है उसका। जबकि यहाँ देखोगे तो प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन बढ़ गया इसमें एक एक्स्ट्रा। तो अगर आप देखोगे तो जेड स्टार की वैल्यू p/e वो यहाँ पर भी 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 आ रही है। भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, आइसोटोप से न्यूट्रॉन का ही तो अंतर आ रहा है। तो 2 आइसोटोप्स के अंदर चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम रहेंगे तो आइसोटोप्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस भी सेम रहेंगे, और आइसोटोप्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस अगर सेम रहेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा अट्रैक्शन महसूस करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी सेम हो जाएगी। लिख दिया, सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल फील सेम अट्रैक्शन। इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी विल बी सेम फॉर आइसोटोप्स बिकॉज ENC इज सेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 पे आते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस पूछा। मेटल उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उनका साइज बड़ा और आयनाइजेशन एनर्जी छोटी होनी चाहिए। और नॉन मेटल्स उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एक तो साइज छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उन लोगों की होनी चाहिए। लिख दे यहाँ पर मोर E, दैट इज मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में बोल रखा है, कुछ चीजें दी गई है, बताने हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में रहते हैं। नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5। तो नाइट्रोजन के परिवार के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ यही है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सब इसी के एग्जांपल में जाएंगे। दूसरा पूछा था, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो मेटल्स की होती है। और ऐसी मेटल जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो सोडियम के जस्ट पड़ोस वाला परिवार जो है, लिथियम के पड़ोस वाला परिवार, इधर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी फैमिली होती है। ये 2,1, 2,8, 1, ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनके पड़ोस वाला परिवार। ये रहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये लोग यहाँ पर 2, 2, 2, 8, 2, ये लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। तो मैग्नीशियम वाले लोग बाग, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब इसी में जाएंगे। फिर पूछा था, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि इनर्ट गैस से जस्ट 2 पहले, तो इनर्ट गैस से जस्ट 2 पहले ऑक्सीजन का परिवार आता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो बनाएगा ऑक्साइड आयन और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो ऑक्सीजन परिवार जाना चाहिए। यहां पर आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअली में क्वेश्चन में ये जो नॉन मेटल शब्द है ये गलत है। एक्चुअली में यहां पर होना चाहिए था, सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर, यहां पर सॉलिड भी आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन फैमिली में ऐसा है देखने के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन F2Cl2 की फॉर्म में गैस के रूप में मिलती हैं। ब्रोमीन Br2 के रूप में नेचर में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड होता है। I2 सॉलिड के रूप में होता है। इसके यहाँ पे सबसे लास्ट जो एलिमेंट है वो है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई हैं। आप अगर इसको सर्च करेंगे, इसका थोड़ा डेटा निकालने की कोशिश करेंगे इंटरनेट से, तो आप पाएंगे कि एस्टेटाइन को लोग मेटेलिक मानते हैं, इसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये इसका आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट इज दिस। उनका कहना क्या है वो आप सुन लीजिए, पहले सवाल को पूरा समझ लीजिए, फिर आपको पूरी बात हम यहाँ पर दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि इनको अगर आप देखो, इन एलिमेंट्स को,
तो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी कि किसी दूसरे से रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा सीजियम में है, फिर रुबिडियम में, फिर पोटेशियम में, फिर सोडियम में, फिर लिथियम में, नीचे से ऊपर जाते हुए कम हो रही है। लेकिन अगर आप इनकी बात करें तो इनकी किसी से रिएक्शन करने की क्षमता सबसे ज्यादा फ्लोरीन में है, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। पूछा है ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, ये लोग जब रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन करेंगे, चूंकि मेटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए साइज बड़ा होना चाहिए। साइज किसका बड़ा है? सीजियम का। फिर उसके बाद रुबिडियम का थोड़ा कम, पोटेशियम का और कम, लिथियम का सबसे छोटा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी सबसे छोटी, तो रिएक्टिविटी भी सबसे छोटी। लेकिन इन लोगों को देखेंगे तो यह नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स करते हैं रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इनमें से जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन करेगा। तो यहां पर प्रश्न के अंदर यही सब पूछा गया था कि ऐसा क्यों है, यहां तो सीजियम की ज्यादा है और इधर आते हुए फ्लोरीन की ज्यादा है। तो कारण यहां पर ये मेटल्स हैं, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और ये नॉन मेटल्स हैं, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। एक डाउट यहां पर क्लियर हो सकता है, किसी को पैदा हो जाए डाउट, उसको बात क्लियर ना हो, वो कहेगा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की ज्यादा होती थी फ्लोरीन से, तो इट मस्ट बी Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। तो इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये फ्लोरीन को ऊपर क्यों रखा हुआ है, इसके लिए आप जब रिडॉक्स चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि वहां पर एक्वस मीडियम के अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं, करेक्ट आंसर आपको उसका तब वहां मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतने से काम चला लें कि मेटल्स की रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी लो होने पर पता चलेगी, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी होगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राइट द जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ sp d एंड f ब्लॉक एलिमेंट। s ब्लॉक का ns1 ns2 होता है, चूंकि s में या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है या दो। p में देखेंगे, p ब्लॉक में तो ns2, उससे पहले s भरा हुआ होता है, उसके बाद p की फिलिंग शुरू करते हैं। p में 1 से 6 तक आता है। अब देखो d में क्या होता है, d में 0 से 2, बीच में एक्सेप्शन केसेस भी आते हैं, और d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और f के अंदर देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, सबसे बाहर वाली शेल को बोलते हैं अल्टीमेट शेल, है ना, ये अल्टीमेट शेल है। इसके अंदर वाली कहलाती है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसके अंदर फिलिंग चल रही है पेनल्टीमेट में, दिस इज अल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। और अगर आप देखेंगे और भी अंदर वाली, तो वो कहलाती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये अल्टीमेट, ये पेनल्टीमेट, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल। और एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग चल रही होती है 0 से 14 तक। तो 0 से 14 तक तो यहाँ एफ में जाएंगे, इधर n-1 d 0 से 1 और ns2। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के उत्तर देने को है कि 0 से क्यों है, तो वो बातें अभी यहाँ पर चर्चा में हम नहीं ले रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से यहाँ पर फिलहाल लिखना चाहिए। अभी इतने से आप काम चला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग, अब देखो लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कह रहा है n बराबर 3 रखो। n बराबर 3 तो 3s2 3p4 हो गया, यानी कि आप मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ 3 देख रहे हैं। इससे क्या पता चलता था, पीरियड, तो पीरियड कौन सा जनाब, थर्ड पीरियड है, p ब्लॉक का एलिमेंट है, चूंकि लास्ट में p भरा। आगे देख लीजिए, ये दे रखा है यहाँ पर, n बराबर 4 रखने को कहता है, n बराबर 4 रख लीजिए, तो आ जाएगा 4s2 3d2। मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 4 जा रही है, तो यहाँ पर पीरियड तो हो जाएगा 4th और ब्लॉक हो जाएगा d, चूंकि d में इलेक्ट्रॉन भरा गया। आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट में ये यहाँ पर तो d पहले लिखा हुआ था, आपने बाद में क्यों लिखा, आप समझिए ना। अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर 22 कहूँ तो कैसे बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 4s भरा जाता है, उसके बाद d का नंबर आता है, तो बाद में इलेक्ट्रॉन d में डाले गए, तो गलती मत कर दीजिएगा इसमें। अगला यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ये रहा, इसमें कह रखा है आपको इस वाले केस में, यहाँ पर n बराबर 6 रखने के लिए कहा, तो ये लिखा गया है यहाँ पर f ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, 6 पीरियड का हो जाएगा, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 गई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, NCERT में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे अच्छा सवाल है ये। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रखे हैं, अलग अलग मैगजीन बुक में आपको इसके ऊपर बनाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 3 चीजों की वैल्यू दे रखी है, और फिर आपसे कह रखा है कि आप इन चीजों के उत्तर बताइए। तो देखो, मेटल उसे बोलते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन आराम से लूज करे, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और नॉन मेटल उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन आराम से रिसीव करे, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भयंकर नेगेटिव होनी चाहिए। अब देखो क्या पूछ रहा है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो इनर्ट गैस का होता है, इनर्ट गैस का एलिमेंट रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा ना लेना चाह रहा।
इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता मतलब इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहता मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होनी चाहिए। इकलौता डेटा है पॉजिटिव वाला, क्या जाएगा यहां पर 5वां। तो मैं इस 5वें को हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हमने यूज कर लिया है। आगे देखिए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव मेटल, मेटल तो रिएक्टिव होगी जो सबसे आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी यह है 520 फर्स्ट, इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं। तीसरा पूछा है यहां पर, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता के लिए आपको उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखनी पड़ेगी, भयंकर नेगेटिव होनी चाहिए। भयंकर नेगेटिव तो महाराज एक ही की है, थर्ड वाले की, तो मैं इसको भी हटा देता हूं, ये डेटा हमारा यूज हो गया। अब लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल भी हो और रिएक्टिव भी ज्यादा ना हो। नॉन मेटल कैसे पता चलती है, सर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए माइनस में, -48, -295, -40। लेकिन कैसी होनी चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होनी चाहिए। अब देखो नॉन मेटल के साथ एक चीज और है, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। सबसे अजीबोगरीब इसमें यही है, अगर मैं भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछूं तो बता नहीं पाएंगे, इतना कठिन पड़ेगा आपको ये वाला पार्ट बताना। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होनी तो नॉन मेटल ही चाहिए, यानी कि नॉन मेटल की E कैसी होनी चाहिए, माइनस, तो माइनस इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। लेकिन पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो इनर्ट गैस छोड़कर, तो हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मेटल्स तक ले लेती है, मेटल्स की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है लेकिन थोड़ी कम नेगेटिव होती है। ये जो डेटा है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, एक्चुअली में मेटल्स का डेटा है, ये नॉन मेटल्स का नहीं है। कैसे पता, आप ध्यान से देखो ना, ये इतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की हो सकती है, नॉन मेटल की नहीं। चूंकि आपसे डेटा में क्या पूछा गया, नॉन मेटल, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो ठीक ठाक होगी। तो ये डेटा और कोई नहीं, ये डेटा बैठता है चौथा, इसका आंसर जाएगा 4। तो मैं इस चौथे को यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 4। पूछा मेटल विच फॉर्म्स बाइनरी सॉल्ट, बाइनरी सॉल्ट समझते हैं आप, MX2 मतलब जैसे MgCl2 टाइप का सॉल्ट हो। अब MgCl2 समझते हैं, Mg पे +2 है और दो Cl नेगेटिव है। Mg पे +2 कब आया होगा, जब आपने इसको IE1 दी होगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, एक और IE2 दी होगी और फिर Mg+2 बना होगा, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने आराम से निकाल पाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम एनर्जी चेक करिए आप। इधर पहली एनर्जी कम है, पहली काफी ज्यादा है। हमसे तो मोस्ट रिएक्टिव बोल रखा है, हमसे बोल रखा है मेटल विच फॉर्म्स बाइनरी सॉल्ट MX2। तो आप देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो पहला 419, दूसरा निकालने के लिए काफी देनी पड़ रही है 3051। पहला 738 और दूसरा 1451, काफी कम है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़े, वही बना पाएगा डाई पॉजिटिव आयन, वही बना पाएगा बाइनरी सॉल्ट। इसका मतलब ये जो डेटा है यहाँ पर, ये वाला डेटा, ये डेटा यहाँ पर इस पार्ट का था, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और अद्भुत क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस आप बाद में जरूर करें। मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बताना है। लिथियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या फॉर्मूला बनेगा। लिथियम के लास्ट में अगर आप देखें तो लिथियम क्लास में 2,1 वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इसलिए लिथियम पे आएगा प्लस चार्ज 1 का। ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन तो वो होता है 2,6, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसलिए ऑक्सीजन पर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज। तो लिथियम 1 चार्ज रखेगा, ऑक्सीजन 2। बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता 9th 10th में कि क्रॉस करके फॉर्मूला बना लो, क्रॉस कर दीजिए Li2O। इन द सेम पैटर्न मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल है, लूज करेगा। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उसके लास्ट में होते हैं 5, 2,5, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना चाहती हैं। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, -3, तो 3 यहां रखा, 2 यहां रखा, क्रॉस कर दिया Mg3N2। इन द सेम पैटर्न एल्युमिनियम आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पर Al(I3), एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 30, 283, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है तो प्लस का 3 चार्ज आएगा। आयोडीन के लास्ट में 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, माइनस का 1 आएगा, क्रॉस कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया Al(I3). ऐसे सिलिकॉन कार्बन परिवार का है, 4 इलेक्ट्रॉन रखता है लास्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन लेना देना कुछ भी कर सकता है। ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही, तो सिलिकॉन के नीचे 4, ऑक्सीजन के नीचे 2, क्रॉस करा, Si2O4, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, SiO2 रेत का फॉर्मूला बन गया। फास्फोरस नाइट्रोजन के परिवार का आदमी है,
फास्फोर नाइट्रोजन के परिवार का आदमी, 3 वैलेंसी शो करता है, फ्लोरीन 1 शो करता है, क्रॉस कर दीजिए PF3 बनेगा। इस पूरे में अगर कुछ पूछने लायक है तो वो ये वाला है जिसकी वजह से सवाल को किया जा रहा है, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 71, और एटॉमिक नंबर 71 होता है एक्टिनोइड्स। सबसे लास्ट एक्टिनोइड जो है ल्यूटेशियम, ये उसका नंबर है, और एक्टिनोइड्स की वैलेंसी 3 होती है, यानी कि वो 3 बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक्टिनोइड, ये यहाँ पर जो लेंथेनॉइड है, मैं अगर गलत बोल गया हूं तो करेक्शन कर दीजिएगा, एक्टिनोइड्स नहीं लेंथेनॉइड है, सबसे लास्ट लेंथेनॉइड है ल्यूटेशियम। तो Ln मैंने लेंथेनॉइड का सिंबल बनाया, इसकी ये 3 वैलेंसीज दिखाते हैं, फ्लोरीन 1 दिखाता है, क्रॉस कर दिया LnF3, काफी जरूरी माना जाता है, आपको आना चाहिए। आगे चलेंगे यहाँ पर, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ पीरियड को कौन बताता है? ऑब्वियसली बात है, पीरियड को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। मैं Z बराबर 22 बोलूं, बताऊं पीरियड कौन सा होगा, तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, और आप पीरियड यहां से इससे बताते हैं फोर्थ पीरियड का है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताते हैं फोर्थ पीरियड का है। अब मैं अगले पर आता हूं, पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियड टेबल इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। तो देखिए, द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम, बात तो सही है। द डी ब्लॉक हैड 8 कॉलम, ये गलत बात है। डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने कॉलम्स बनाते हैं हम लोग? 10 कॉलम बनाते हैं, D1 से लेके D10 तक के लिए। यही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अब इधर आते हैं, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल। पूछ रहा है इसमें से कौन सा फैक्टर वैलेंस शेल को चेंज नहीं करता? तो न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियस के मास से तो कोई फर्क नहीं है ना वैलेंस शेल का। वैलेंस शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े और न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, कोई मतलब ही नहीं बैठता इसका। आगे चलते हैं, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज F नेगेटिव एंड नियॉन एंड Na+ इज अफेक्टेड बाय, आपको पता है, अगर मैं भी आपको अरेंज करने के लिए दे दूं Ne, F नेगेटिव और Na+, किस चीज से चेक करेंगे? P/E इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आपको करने वाले हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज, वैसे करेक्ट आंसर जाना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप जब देखेंगे तो इसके प्रोटॉन 10, इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 है। इधर देखेंगे तो इसके प्रोटॉन बैठेंगे 9, इलेक्ट्रॉन 10 बैठेंगे, इसके प्रोटॉन बैठेंगे 11 और इलेक्ट्रॉन बैठेंगे इसके 10। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था सवाल, P/E निकालेंगे, दिस इज 1, दिस इज 0.9, दिस इज 1.1। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज छोटा बैठेगा। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस जगह पर कम है, इसका सबसे बड़ा साइज बैठेगा। तो साइज का सीक्वेंस आएगा F नेगेटिव, Ne और Na+, और ये मैंने क्या सोच के अरेंज किया है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। आगे चलेंगे यहाँ पर, तो इधर देखते हैं, लिख रखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये ऑप्शंस हैं, ये एक्चुअली में यहाँ पर A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। आइए देख लेते हैं क्या पूछ रखा। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रखा, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आप चलते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है। लेफ्ट से राइट जाते समय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर बढ़ती है। तो ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो ये तो करेक्ट है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब अगर किसी का इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भयंकर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे तो गलत स्टेटमेंट पूछा है, ये भी सही है। एंड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो ना, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं हाइपोथेटिकल डेटा से दोनों पॉइंट बी और सी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सोडियम को अगर आप देखोगे तो ये होता है 281। अब आप इसको पहली आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो फॉर एग्जांपल ये आ गई 400, तो ये बन जाएगा Na+। अब आप इसमें से एक और अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप इसको जब IE2 देंगे तो 400 से बढ़ के 700 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये आपको मिलेगी 25,000, इतनी ज्यादा मिलेगी आपको। ये आपको बता रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो, अब मैग्नीशियम है। अब आप मैग्नीशियम को देखोगे तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 282 होता है। आपको उसका आयनाइजेशन एनर्जी का पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा 700। मैं हाइपोथेटिकल डेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बना Mg+, ये बना यहाँ पर Mg+, दिस इज 281। अभी ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन नहीं है, मैं इसको भी आयनाइजेशन एनर्जी 2 दूंगा तो ये 700 से बढ़कर के 900 हो गई। चलिए
ये बन गया यहाँ पर Mg+2, ये हो गया 2,8। अब ये नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप इसको आयनेशन एनर्जी थर्ड देंगे और इसको आप Mg+3 बनाएंगे, ये 2,7 करेंगे, ये बहुत अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और आपको यहाँ पे भयंकर आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बढ़ेगी 700 से बढ़ के 900 हुई। आप सोचोगे अब 1000 हो जाएगी ना, पता चला यहाँ पर थर्ड आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ऐसी आ रही 27,000, इतनी ज्यादा। इसी से पता चल पा रहा है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, जिसकी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बात की गई है। एंड ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड, बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, इस बात का पता बिग जंप इन आयनेशन एंड एंथैल्पी, इसी से पता चलता है। तो ऑब्वियस बात है डी ही गलत होगा। चलो पढ़ भी लेते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर, गलत बात है। क्या बोल रहा है, आप समझ में आया क्या कह रहा है? वो बोल रहा है यहाँ पर लोअर एन वैल्यू से आप इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल पाओगे, गलत बात बोल रहा है। देखो ना, ये रहा यहाँ पर पहला शेल, दूसरा शेल, ये न्यूक्लियस है, तीसरा शेल, वो बोल रहा है लोअर एन, इसकी वैल्यू लोअर एन है, लो ये है लोअर एन, वो कह रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके मुकाबले आसान है, तो गलत बात बोल दी ना। हायर वैल्यू जितनी एन की होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं जनाब, और इस पर आते हैं। ये रहा, कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज। तो देखो ये रहा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और इधर आता है फ्लोरीन, और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। जब आप पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर में कमी आती है। यहाँ से यहाँ पर जाते समय नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका जो है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है आपका वो बढ़ता है। यानी कि फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए किससे, नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए कार्बन से, कार्बन का ज्यादा होना चाहिए बोरॉन से। अच्छा, ऊपर से नीचे आते समय मेटेलिक कैरेक्टर में बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मेटल किसे बोलते हैं, जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ये सब सेकंड पीरियड के हैं। सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, सिलिकॉन सबसे लास्ट में आएगा, तो यहां पर लिखा जाएगा SI सबसे लास्ट में, तो C इसी का आंसर जाने वाला है। और इसी के साथ हम यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने आपके साथ देख लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे। इनसे आप अपने बोर्ड्स के जो स्कूल में होने वाले एग्जाम्स हैं उनको भी सुधार सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आप नीट और जेईई में भी इसका कुछ सहयोग ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।